हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिनेश जैन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर 2025 के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। अब की बार पटवारी पार। आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और ऑब्जेक्टिव क्लास है वो दोस्तों शुरू कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर देखने को मिल जाएंगे और लिंक है वो उनके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करीबन 68 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे, जिसमें राजस्थान, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, भारतीय इतिहास, भूगोल और जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे करंट अफेयर से संबंधित टोटल 68 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 22 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 90। 45 प्रश्न है वो दोस्तों आपको रीजनिंग और मैथ से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो कितने हो गए? 135। और बच्चे 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न है दोस्तों आपको कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हूबहू यही पैटर्न है अपने इस मॉडल पेपर का। तो रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए, पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है दोस्तों स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो हड्डी है ये दोस्तों मानव के कान में उपस्थित होती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पर जो फीमर दे रखा है ये दोस्तों सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? तो वो फीमर है। ठीक है, और ये मानव की जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा गया है। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लोह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है तो दोस्तों वो क्या माना जाता है? तो दोस्तों वो हरी सब्जियां माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से लिंग संलग्न रोग है? बताइए, कौन से लिंग संलग्न रोग है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए, एक तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, हिस्टीरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो वर्णांधता और हीमोफीलिया है ये दोस्तों संलग्न रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जन्मजात रोग है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 ये सही है। इसके अंदर कूट भाषा के अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी द्रव का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों, बताइए, किसी द्रव का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन है वो कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों उदर्वपातन। क्या कहलाता है? उदर्वपातन कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और द्रव से गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और गैस से द्रव में परिवर्तन है वो संघनन कहलाता है। लेकिन द्रव का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है वो उदर्वपातन कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने के बाद सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है?
प्रिज्म से गुजरने के बाद सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद? तो वो होता है दोस्तों बैंगनी में। ठीक है, बैंगनी में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये तांबा और टिन की, तांबा और टिन की दोस्तों ये मिश्र धातु है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तांबा है वो दोस्तों 88% है और टिन है वो दोस्तों इसमें 12% है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका या कौन सा टीका दिया जाता है? बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बीसीजी का टीका है वो दिया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर ये लगाया जाता है। ठीक है, तपेदिक रोग से बचाव के लिए। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, तो ये कार्यकाल है केग, जिसको अपन बोल सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे? बताइए दोस्तों, कौन उपराष्ट्रपति के पद पर रहे 2 कार्यकाल तक लगातार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये दोस्तों लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक व्यक्ति और है हामिद अंसारी। ठीक है, ये भी दोस्तों लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन में जो कि दे नहीं रखा, हामिद अंसारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार उपराष्ट्रपति रहे 2 कार्यकाल में, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो वो कौन सा सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए सदन की कार्यवाही के लिए नियम व विधि का निर्वहन करना बिल्कुल सही है, ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति है। और देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, तो दोस्तों ये भी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को सत्यापित करना ये भी शक्ति है। सत्रावसान करना ये गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सत्रावसान की जो शक्ति है ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है, तो दोस्तों कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। यह एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो दोस्तों यह संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, तो यहाँ पर एक मंत्री के विरुद्ध है वो इसमें गलत दे रखा है। इसके पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना अनिवार्य है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों इसमें देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता ये मूल अधिकार है, ये दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? बताइए को, यानी कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों,
1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल है वो बना दिया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1858 मत कर देना, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बताइए, संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया संविधान सभा में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है BN राव को। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो गिरनार अभिलेख है, ठीक है, ये शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। यहाँ पे गौतमी बलश्री है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है दोस्तों ये शक शासक। और भीतरी स्तंभ लेख है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख है ये यशोधर्मन से संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख है ये खारवेल से संबंधित है। तो यहाँ पे असंगत युग्म है 1 नंबर का ऑप्शन, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में निवास करता था? बताइए, कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में निवास करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान थे और चरक जैसे चिकित्सक भी निवास करते थे। तो यहाँ पर नागार्जुन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ से भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है? अरब आक्रमण की जानकारी है वो दोस्तों मिलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चचनामा ग्रंथ है ये, ठीक है, ये फारसी ग्रंथ है चचनामा। इससे अपने को जानकारी मिलती है भारत पर अरब आक्रमण की। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भूमि की पैमाइश करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? भूमि की पैमाइश करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक है वो कौन था? वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है वो कौन सा था? वो था दोस्तों कौन सा? वो है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, ठीक है, मार्तंड। ये जो हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था ये, ठीक है, और ये जुगल किशोर द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये उदंत मार्तंड है, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? तो घोषणा है वो कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो दोस्तों मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो की गई। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों ये कार्यक्रम है ये 1985-86 में प्रारंभ किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, भारत में से कौन सा प्रदूषण का मानव जनित स्रोत नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का मानव जनित स्रोत नहीं है? प्रदूषण का मानव जनित स्रोत नहीं है वो पूछा है। तो दोस्तों इसमें देखिए, जीवाश्म ईंधन का दहन ये है, पेट्रोलियम पदार्थों का दहन ये भी है, धान के खेत ये भी है, दावानल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें क्या? तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है ये दोस्तों मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। यहाँ पर
3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सांगपो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस मृदा का विस्तार है? सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मृदा का विस्तार है? तो दोस्तों जलोढ़ मृदा का विस्तार है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस वनस्पति को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है? किस वनस्पति को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूकेलिप्टस। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, यूकेलिप्टस, ठीक है। इसके कारण है वो दोस्तों, आसपास की जमीन है वो बंजर हो जाती है, इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा है वो दी गई है यूकेलिप्टस को। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि असंगत युग्म है वो कौन सा है। दोस्तों, एक तरफ देखिए परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ नदी दे रखी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना है ये चेनाब नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। उकाई परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उरी परियोजना सतलज नदी, गलत दे रखा है दोस्तों, उरी परियोजना है ये झेलम नदी पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। और पोंग बांध परियोजना है ये दोस्तों व्यास नदी पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें असंगत युग्म कौन सा है? 3 नंबर का, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संभवतः वर्ष 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 मिशन में भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग प्राप्त करेगा? बताइए, वर्ष 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 मिशन में भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग प्राप्त करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जापान। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जापान। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई न्याय की देवी की मूर्ति को किसके द्वारा तैयार किया गया है? बताइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई न्याय की देवी की मूर्ति को किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये विनोद गोस्वामी के द्वारा तैयार की गई है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारत के शीर्ष 100 अमीर लोगों की सूची 2024 में शीर्ष 10 अमीर लोगों में एकमात्र महिला कौन है? 10 अमीर लोगों में एक मात्र महिला है, वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर रही है सावित्री जिंदल, 4 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वर्ष 2024 में आश्विन नवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए माँ दुर्गा को समर्पित गरबा गीत को क्या, गरबा गीत का नाम क्या है? बताइए। तो दोस्तों उस गरबा गीत का नाम है वो है आवती कलाए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवती कलाए। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत के पहले साहित्यिक शहर का दर्जा दिया है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत के पहले साहित्यिक शहर का दर्जा दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कोझिकोड को, ठीक है, कोझिकोड को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान
का संबंध निम्न में से किस योजना से है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है अभियान का संबंध निम्न में से किस योजना से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों अपने को विचार करना है और अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है, कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसका पूरा नाम राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन है, बिल्कुल सही बात है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो ये रीति है, ठीक है, इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो राज्य के मुख्य सचिव नहीं, आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव होते हैं। तो ये अपना तीसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 इसमें क्या है, सत्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोस्तों 1 और 2 कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर है। देश का पहला 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों जयपुर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से शुरू की गई डिजिटल राजस्थान यात्रा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरी? बताइए। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से शुरू की गई डिजिटल राजस्थान यात्रा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और कोटा से होकर गुजरी। दोस्तों ये यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में बनफुल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में बनफुल जनजाति डिजाइन स्टूडियो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्टूडियो है ये उदयपुर में दोस्तों ये स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, में स्थापित किया गया है ये बनफुल जनजाति डिजाइन स्टूडियो उदयपुर में। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उन 2 राजपूत शासकों को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। बताइए। उन 2 राजपूत शासकों को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो दोस्तों उनके नाम है, एक तो बीरमदेव मेड़तिया और एक राव कल्याणमल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो क्या पद दिया गया दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है रामपुरा के हाकिम का पद दिया गया दोस्तों। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? हाकिम का पद है वो दिया गया दोस्तों। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध है वो दोस्तों बदायूनी ने कहा, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और अब्बुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो वो है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति निहित नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए
राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है और अपने को बताना है दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 3 वित्तीय समितियां हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों 4 है वित्तीय समितियां, ठीक है, 3 नहीं है। कौन कौन सी? जैसे कि नंबर 1 लोक लेखा समिति, दूसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरी है प्राक्कलन समिति क और चौथी है प्राक्कलन समिति ख। ठीक है, तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और चौथा देखिए इसमें समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी कथन है वो इसमें सही है और एक कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। अपने को कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना था, तो यहाँ पर बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाद में दोस्तों ये छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये 1949 में हुई थी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नांकित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। कूट माध्यम से उत्तर बताना है। दोस्तों देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन है दिसंबर 1994 में हुआ, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए 1994 तो इसमें सही दे रखा है, लेकिन दिसंबर इसमें गलत दे रखा है। 1 जुलाई 1994 को दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन हुआ था, तो यहाँ पर दिसंबर दे रखा है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें सही है, पहला कथन इसमें गलत है। देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो इसमें केवल 2 सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। न्यूनतम उम्र है वो चुनाव लड़ने की वो है 21 वर्ष। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सत्य नहीं है। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है किसको प्रस्तुत करता है? तो किसको प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों वार्षिक रिपोर्ट है ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है दोस्तों। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो दोस्तों वो है विधानसभा का सचिव। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए,
52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या है? हकत बहत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर से। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर से। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शांता त्रिवेदी के द्वारा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शांता त्रिवेदी के द्वारा। आगे देखिए, कौन सा युग में हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वो है, इसमें देखिए, बंदेज यानी कि टाई एंड डाई, ये जयपुर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मसूरिया साड़ी है, ये कैथून की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लकड़ी के खिलौने हैं वो बस्सी के प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तारकसी का काम उदयपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तारकसी का जो कार्य है वो दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें उदयपुर की जगह अगर राजसमंद होता तो ये सही होता। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, गेहूं के बीगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? गेहूं के बीगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बगरू में। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बगरू में दाबू प्रिंट के लिए होता है। आगे देखिए, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को मनाया जाता है दोस्तों, ये यानी कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ये बच्छ बारस का त्योहार है वो मनाया जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है विक्रम संवत के अनुसार? बताइए, कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद आता है? तो वो आता है दोस्तों होली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा होली। तो होली के बाद में दोस्तों गणगौर है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, होली के बाद में गणगौर आती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? बताइए, किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पयहारी स्वामी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पयहारी स्वामी। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग्म है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है या प्रमुख मंदिर है वो दोस्तों यहाँ पर बिलाड़ा जोधपुर दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है वो लालगिरी जी है और इनकी जो मुख्य पीठ है वो बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर दोस्तों बिलाड़ा जोधपुर है वो गलत दे रखा है। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों गाड़ा गांव डीडवाना। लालदासी संप्रदाय की दोलीदू बलवर और गुंदड़ संप्रदाय की दांतड़ा भीलवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लेमिनाथ 12 मासा संबंधित है। लेमिनाथ 12 मासा संबंधित है। तो दोस्तों ये एक ग्रंथ है। ठीक है, और इसके रचयिता है वो है कवि पालहन। कवि पालन है इसके रचयिता। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। खनगा एक प्रकार का क्या था? खनगा दोस्तों ये सिर का पहनावा यानी कि सिर की पगड़ी थी दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है वो दोस्तों कौन सी कला से है? तो ये कावड़ कला से है। ठीक है, और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की? तो वो की थी दोस्तों जानकी देवी बजाज ने। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिजोलिया से इनका संबंध रहा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जिला है और सूची सेकंड में पर्यटन स्थल है। सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में पर्यटन स्थल है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, देखिए अलवर में क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा पांडुपोल, ठीक है। पांडुपोल में दोस्तों लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, अलवर पांडुपोल। अजमेर में दोस्तों, अजमेर के अंदर तो आप सभी को पता है कि सोनी जी की नरसिंह है, ठीक है। और बीकानेर में दोस्तों कोलायत और डीग में दोस्तों पुंसरी का लोठा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है देखिए 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है दोस्तों, इनमें से अपने को बताना है। तो दोस्तों इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो खो, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 920 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सायरा की है दोस्तों इसमें 900 मीटर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे डोरा पर्वत है, डोरा पर्वत की दोस्तों 869 मीटर, ठीक है। और रोजा बाकर की है दोस्तों 730 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अवरोही क्रम के अनुसार अपने को जमाना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा नागपाड़, फिर आएगा बैराज, फिर बाबाई और फिर बैराट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये थे 68 प्रश्न जीके से संबंधित। अब अपन आगे प्रश्न है वो दोस्तों 22 प्रश्न इंग्लिश और हिंदी से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। आपको जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास का भी और मॉडल पेपर का भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 69 से 73 प्रश्न तक दोस्तों अपन पैसेज से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अपन पैसेज दोस्तों यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ 69 नंबर प्रश्न में। आप पैसेज पढ़ोगे, पढ़ भी सकते हो, जैसे कि ये मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब आप क्लास को स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए रेडियम इज कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इट वुड किल मिलियंस ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप दोस्तों यानी कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से लाखों लोग है लाखों लोगों को मार सकता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप पैसेज पढ़ोगे तो इसका उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, वाई इज रेडियम वेरी कॉस्टली, बताइए। तो दोस्तों क्योंकि ये कुछ ही स्थानों पर ये उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इट इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रेडियम इज वर्थ 1000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यानी कि मैं आपको बताऊं रेडियम की सिर्फ 1 पाउंड की मात्रा है वो
गोल्ड के 1000 पाउंड के समान है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो वो है ए पाउंड ऑफ इट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, हाउ मच रेडियम इज देयर इन ऑल द वर्ल्ड, हाउ मच रेडियम इज देयर इन ऑल द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ओनली ए फ्यू स्पूनफुल्स। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दुनिया भर में सिर्फ कुछ चम्मच भर, स्पूनफुल्स यानी कि चम्मच भर मात्रा में ही दोस्तों रेडियम है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, व्हाट डू साइंटिस्ट होप टू लर्न। तो दोस्तों यानी कि साइंटिस्ट से क्या सीखने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कि एक क्लाइमेट को दूसरे क्लाइमेट में कैसे बदला जाए, ठीक है, या एक तत्व को दूसरे तत्व में कैसे बदला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ टू चेंज वन एलिमेंट इनटू अनदर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 74 से 75 प्रश्न है, यहाँ पे अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। अब यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, 4 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पे इफ का प्रयोग हुआ है, यानी कि इमेजिन हो रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है, यदि का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इफ आई वाज ही, इफ आई वाज ही। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाज का नहीं, इसमें वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इमेजिन हो रहा है। आगे देखिए, धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल बिकॉज ऑफ द अदर केसेज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल, धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विल रिमेन का यूज होगा दोस्तों इसमें, ठीक है, बी का प्रयोग इसमें नहीं होगा, तो इसलिए ये एरर है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एरर बताना था अपने को, ठीक है। आगे देखिए, सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए पोच, तो दोस्तों इसको पोच, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों अनाधिकृत शिकार करना, ठीक है। और इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें हंट, हंट का मतलब भी क्या होता है, शिकार करना। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए गिव एंटोनियम, यानी कि विलोम शब्द अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। और शांत का विलोम क्या होगा दोस्तों, शोर, यानी कि इसमें स्ट्रॉमरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें स्ट्रोमी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम्स, यानी कि मुहावरे से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए, ए कोक एंड बुल स्टोरी, बताइए। तो दोस्तों इसका अर्थ है इसका अर्थ हो जाएगा एन इमेजिनरी स्टोरी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद या संधि शब्द सही है, बताइए। कौन सा संधि शब्द सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रतीक्षा, प्रति प्लस शिक्षा बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए प्रति प्लस इच्छा, ठीक है। यहाँ पर प्रतीक्षा, इसमें ती बड़ी आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। नदी प्लस अर्पण, नदी अर्पण। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये भी गलत दे रखा है, ठीक है। नदी प्लस अर्पण ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये या है वो इसमें गलत दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सत प्लस नारी, सन्नारी बिल्कुल सही है दोस्तों। सत प्लस नारी, सन्नारी, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। और त्रि प्लस अंबक है, त्रैंबक है, तो इसमें ये त्रैंबक है,
ये मैं, ये नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर यह के ऊपर एक बिंदी आएगी, तो यहाँ पर इसमें और आधा त्रय आएगा इसमें, तो ये इसमें ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग रहित शब्द का पूछा है। यहाँ पर देखिए, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, कुमार्ग में दोस्तों को उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सुरेश के अंदर कोई भी उपसर्ग है वो इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और प्रहार के अंदर प्रय उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? यथासंभव शब्द में कौन सा समास है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अव्ययी भाव समास है, यानी कि जितना संभव हो सके। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है? बताइए कौन से शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो अली दे रखा है और एक आली दे रखा है, ठीक है। अली का मतलब होता है भंवरा और आली का मतलब होता है सखी, ये यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। बाकी इसमें सही रूप मैंने आपको यहाँ पर निशान लगा के बता दिया है, ठीक है, इसलिए ये अर्थभेद में यहाँ पर ये गलत दे रखा है, ठीक है, सही मैंने आपको निशान करके बता दिया गया। 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द है, आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है अनल। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनिल का मतलब होता है हवा या वायु, जिसको आप बोल सकते हैं, और अनल का मतलब होता है आग। आगे देखिए, निम्न में से तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का विलोम शब्द है वो दोस्तों अंधकार होता है, सॉरी, तिमिर का अर्थ होता है, तिमिर का अर्थ है वो अंधकार होता है, ठीक है। और तिमिर का जो विलोम है वो दोस्तों आलोक होगा, और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? बताइए कौन से क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजीविका और आशीर्वाद, ये शब्द है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, ठीक है, ये कथन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध कथन है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी, तो दोस्तों इसका जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा दोस्तों, महाराजा के साथ राजमाता पहले आएगा इसमें, और 3 दासियां थी, 3 दासियां बाद में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें शुद्ध वाक्य दूसरा नंबर का है। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? वाक्यांश के लिए सही शब्द है वो कौन सा नहीं है, वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए बिना पलक झपकाए निमिलित, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए जो सही शब्द होगा वो दोस्तों एक तो होगा अनिमेष, वो आप बोल सकते हैं, अनिमेष, ठीक है, अनिमेष भी बोल सकते हैं, और एक है निर्निमेष भी बोल सकते हैं, ठीक है, निर्निमेष, निर्निमेष भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर निमिलित है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पोलिंग बूथ का हो जाएगा दोस्तों मतदान बूथ, पोलिंग बूथ का क्या हो जाएगा? मतदान बूथ, ठीक है, सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों पोलिंग बूथ का क्या हो जाएगा? मतदान बूथ बिल्कुल सही है। पोलिंग का हो जाएगा इसमें मतदान, ठीक है, और पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, और पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है,
ध्यान से देखना दोस्तों, POOING दे रखा है, और ऊपर वाले के अंदर देखिए बाकी के 3 ऑप्शन में पोलिंग की स्पेलिंग क्या है, POLL है, और इसके अंदर क्या है, POOI है। तो यहाँ पर POOLING है, तो ये गलत है स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, डिस्क्रिप्शंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो हिंदी समानार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विसंगति। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस क्रमांक में पेट में डाडी होना मुहावरे का सही अर्थ है। पेट में डाडी होना यानी कि छोटी आयु में ही चालाक और बुद्धिमान होना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों बाल्यावस्था से ही समझदार होना। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब अपन प्रश्न है वो दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधा सा है, अपने को खालिस्तान भरना है। मैं डायरेक्ट चलता हूं दोस्तों, देखिए ये है। अब अपने को यहाँ पे खालिस्तान भरना है। इसमें क्या क्या जोड़ा बनेगा वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 बार सी आ रहा है। ठीक है, 4 बार क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा इसमें 4 के, इसमें देखिए 3 बार बी आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 बार एक ये आ गया, 1 बार ये आ गया, यानी कि इसमें 4 के जोड़े बनेंगे। यानी कि ए ए ए ए, फिर बी 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 बी, फिर सी 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 सी, और फिर दोस्तों यहाँ पर डी 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 और डी, ये जोड़ा बनेगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, ए, फिर 4 बार में बी, देखिए 3 बी तो आ रखे, फिर चौथा बी आएगा इसमें, फिर 4 बार सी आ गया, फिर 4 बार डी आएगा तो इसमें डी आ गया, फिर इसमें सी आएगा। ठीक है, फिर इसमें बी आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी डी सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी डी सी बी, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कौन, यानी कि इस युग्म की तरह कौन सा युग्म है। देखिए यहाँ पे दूध और क्रीम दे रखा है। ठीक है, यानी कि दूध से क्रीम बनती है। ठीक है, उसी प्रकार 4 ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा इसके समानार्थक है। दोस्तों देखिए उसी तरह मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। बी 2 नंबर पे, फिर सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे डब्लू है वो दोस्तों क्या हो रहा है इसमें, देखिए डब्लू एक्स यानी कि 23 24 और 26। ठीक है, इसमें भी देखिए शुरुआत में तो एक एक आगे बढ़ रहा है, फिर दोस्तों यहाँ पे एक अक्षर बीच में गायब हो रहा है, यानी कि +1 और फिर +2 ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच और के अंदर इसमें देखिए 2 का गैप चल रहा है। देखिए सॉरी 3 का, इसमें 3 का गैप चला जाएगा, क्योंकि देखिए आई जे के, ठीक है, बाकी के अंदर सबके अंदर 2-2 का गैप है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अन्य से भिन्न है। आगे देखिए, यदि वर्ण ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, अर्थात ए को जेड, बी को वाई, सी को एक्स, तो यहाँ पर एच ओ यू आर को कैसे लिखा जाएगा, सभी को पता होगा दोस्तों। रीजनिंग अगर आपने पढ़ी है तो दोस्तों ए के सामने जेड आएगा, तो बी के सामने वाई आएगा, सी के सामने एक्स आएगा। तो वो एक ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे दूध वाला डी के सामने डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच के सामने दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों एच के सामने एस आएगा। ठीक है, एच के सामने क्या आएगा, एस आएगा, और ओ के सामने लव, एल ओ।
यानी कि एल के सामने क्या आएगा, ओ आएगा। यू, यू के सामने एफ आएगा दोस्तों, ठीक है, और आर के सामने दोस्तों आई आएगा। तो यहाँ पर एस एल एफ आई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, 95 से 97 तक दोस्तों ये अपने को सीधा सा एक गद्यांश टाइप में दे रखा है, रीजनिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे तो दोस्तों आप आसानी से उत्तर है वो दे सकते हैं। यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए प्यूपा, मृत्यु, लार्वा, तितली, अंडा, ठीक है। ये प्रश्न मैंने ऊपर के इसलिए काट दिए क्योंकि यहाँ पे जो ये परिच्छेद से संबंधित प्रश्न थे इसलिए। देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। प्यूपा, मृत्यु, लार्वा, तितली और अंडा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें अंडा, ठीक है। सबसे पहले अंडा आएगा, अंडा से के दोस्तों लार्वा निकलेगा, ठीक है। फिर लार्वा से दोस्तों इसमें प्यूपा, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें से तितली बाहर निकलेगी, फिर दोस्तों इसमें उसकी मृत्यु, यानी कि 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 1 4 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों कौन सा अंक होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए डायग्राम थोड़ा गायब हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, बी क्यू टी, वी डी टी, वी एक्स जी, आई एक्स ए, सी के ए और सी ई एन, आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये बी, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बन रहा है, इसमें देखिए बी से डायरेक्ट दोस्तों इसमें आई में जाना है, ठीक है। तो इसमें कितने का गैप चल रहा है, इसमें 7 का गैप चल रहा है, ठीक है। अब इसके आगे चलते जाइए, बी के बाद में यहाँ पे क्यों, ठीक है, और क्यों के बाद में दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट है वो सी के ऊपर जाना है। इसमें दोस्तों किस क्यों, सॉरी क्यू के बाद में एक्स, ठीक है, क्यू के बाद में दोस्तों इसमें क्या जाएगा एक्स। तो इसमें भी दोस्तों कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप चल रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे टी के अंदर अपन देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, तो ये सभी के अंदर ऐसे चलता जाएगा आगे आगे, ठीक है। सभी के अंदर दोस्तों इसमें 7-7 का गैप है, तो इसमें 7-7 का गैप चलते हुए चलना है। तो यहाँ पर PEH इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, 64-72 अनुपात 25 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 आया कैसे, तो मैं आपको बताऊं, ये 64-72 में दोस्तों कितने अंक है, 4 6 4 7 और 2, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2, और 7 में से 2 गए तो दोस्तों कितने बचे, 5। इसी प्रकार ये आया है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 65-82 में से 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1, और 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6। तो यहाँ पर 16 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, देखिए संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अंग असंगत है। असंगत का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए 64 है ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 100 है ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने हो गए, 18। 18 यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये सही है। उसी प्रकार देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 5 और 4 9, तो यहाँ पर 9 आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, बिल्कुल सही है।
यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 12 दे रखा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 है वो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 3 12, यहाँ पर 19 दे रखा है, गलत हो जाएगा, 12 आना चाहिए था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य से दोस्तों भिन्न है, यानी कि असंगत है। आगे देखिए, यदि वर्णमाला क्रम में ए और सी तथा बी और डी आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तथा यही क्रम एक्स तक जारी रहे, तो इस प्रकार बने नए वर्णमाला क्रम में पी के दाएं पांचवें अक्षर के बाएं छठा कौन सा होगा। तो दोस्तों सीधा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए और सी, बी और डी आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये परिवर्तन आगे चलता जाएगा। तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें बनेगा कैसे, तो इसमें बनेगा सी डी ए बी, फिर इसमें जी एच ई एफ, ऐसे क्रम बनता हुआ चलेगा दोस्तों ये, ठीक है। फिर आएगा इसमें के एल आई जे, ठीक है, यानी कि दो दो अपने को उल्टे करने हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा था कि पी के दाएं पांचवें अक्षर के बाएं छठा कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें छठा अक्षर इसमें ओ होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हुए चलोगे तो इसमें राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये संबंध दे रखा है पी प्लस आर इंटू क्यू माइनस क्यू भाग एस प्लस यू। तो यहाँ पर यू को तो आपको खुद को मानना है। अब जो भी आपको यहाँ पर जैसे प्लस दे रखा है ना, तो एस के ऊपर आप क्या लिखोगे, प्लस का अर्थ है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे लिखोगे, यानी कि ये तो मैं खुद हो गया, ये इसके ऊपर लिखोगे भाई, ठीक है। फिर भाग का चिन्ह आ गया तो इसमें लिखोगे बेटा, ठीक है। फिर इंटू का अर्थ आ गया तो इसमें पिता, फिर पी का प्लस आया तो प्लस में भाई। तो दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार चलेगा, यानी कि मेरा भाई का बेटा, बेटा का पिता का भाई, तो इस प्रकार ये ऐसे चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, वो है इसमें एस दामाद है आर का, एस दामाद है आर का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है। ऊपर में जो जो अक्षर दे रखे हैं उसको उसी प्रकार चेंज करते हुए आपको चलना है। मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूं, यहाँ पर TROPER इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख है वो कौन सी दिशा की ओर है। तो सीधा सा मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको ये 4 दिशा पता होगी, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर क्या करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है, ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है साहब। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि यहां से वो 135 डिग्री इधर घूमता है साहब, ठीक है। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो फिर वो दोस्तों सॉरी ये ऊपर की तरफ घूमेगा, वामावर्त घूमेगा ना, ठीक है। ये दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये 135 डिग्री है वो वामावर्त घूमता है, तो ये इधर घूम गया साहब, ठीक है। अब यहां से वो 180 डिग्री है वो दक्षिणावर्त में घूमता है, तो दोस्तों ये दक्षिणावर्त में यहां घूम गया साहब, ठीक है। अब देखिए, अब वह उसका मुख है वो कौन सी दिशा में, तो ये कौन सा हो गया,
पश्चिम और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुख है वो अभी है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये कोड भाषा विशिष्ट कोड वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे को ऑफ का कोड है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना। ऑफ किस में आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए शूज ऑफ लेदर, तो ये आ रहा है। तो इसमें देखिए का लो और फोर्ड, ठीक है, का लो और फोर्ड, इसमें ही अपना उत्तर है वो छिपा हुआ है, ठीक है, कार्लो फोर्ड के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्लो फोर्ड और किस में आ रहा है, देखिए लो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये देखिए लो आ रहा है ना, ये एक लो ये आ रहा, तो लो से लो को काट दीजिए, ये कट गया साहब, लो से लो कट गया, ठीक है। अब अपने पास बचा का और फोर्ड, तो का और फोर्ड आपको कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो ऊपर हिट का टॉम ऊपर ऊपर वाले लाइन के अंदर, तो इस का को भी काट दीजिए और ये का को भी काट दीजिए। अब अपने पास बचा क्या, सिर्फ फोर्ड, और ऑफ का जो कोड है वो फोर्ड ही होगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट देखिए कुछ मैथ के प्रश्न भी करवा देता हूँ साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य है वो ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीधा सा है भाई, कमी कितने की हुई है, 20% की, खरीद कितना रहा है, 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20 इंटू 120 बटे कमी हुई है 20% की, यानी कि 80 इंटू 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, बस इसको काट लीजिए, ये 40 सॉरी 20 से ये 4 बार कट गया, और ये दोस्तों 30 बार कट गया, 30 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 रुपए की ग्राम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर है वो कितनी है, ब्याज की वार्षिक दर है, यहाँ पे मूलधन दे रखा है 1600 रुपए, ठीक है, समय दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष 3 माह है, ठीक है, और साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पे 252 रुपए है वो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष 3 माह को दोस्तों अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं 4/9 वर्ष, सॉरी 9/4 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए 2 वर्ष 3 महीने, ठीक है। तो साधारण में अगर अपन देखें तो दोस्तों इसमें साधारण ब्याज दे रखा है 252, तो यहाँ पे आर निकालना है, तो आर आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू सी बटे पी इंटू, यानी कि मूलधन इंटू समय, तो यहाँ पर कितना है, एस आई कितना दे रखा है, यानी कि साधारण ब्याज 252 इंटू 100 इंटू समय 4 बटे 1600 मूलधन है इंटू 9, बस ये 2 वर्ष 3 महीने है, इसको दोस्तों भिन्न में परिवर्तित कर लिया तो 9/4 हो गया, 9/4 वर्ष, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको काटोगे आप तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 से ये 16 4 बार कट गया, ठीक है। ऐसे ही आप काटोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 7%। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। बाकी मैथ के प्रश्न है वो मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज है वो अलग से करवा दूंगा। देखिए एक बेईमान डीलर कहता है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलो के बदले 900 ग्राम के नकली वजन के साथ इस्तेमाल करता है, उसके लाभ का प्रतिशत दो कितने का लाभ कर रहा है, वो 100 ग्राम का लाभ कर रहा है, किसके ऊपर, 900 ग्राम के ऊपर। तो दोस्तों सीधा सा क्या हो जाएगा इसमें 100 बटे 900 इंटू 100, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 100 में 9 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा
11.1/9% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है वो क्या होगा। ठीक है, 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए देखिए माना एक पेन की लागत है वो दोस्तों 100 रुपए है। ठीक है, तो 16 पेन की लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 1600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 12 पेन का विक्रय मूल्य है वो दोस्तों 1600 रुपए है। 12 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1600 रुपए है। ठीक है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों सीधा सा है यहाँ पे 1600 बटे 12, तो एक पेन का विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा कितना, 133 सही 1/3। ठीक है, ये एक पेन का विक्रय मूल्य होगा। अब अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों 133 सही 1/3 माइनस 100 बटे 100। ठीक है, बस यही करना है, इंटू 100, तो ये प्रतिशत निकल कर आ जाएगा लाभ। तो लाभ प्रतिशत इसमें कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। मैथ के प्रश्न है ये मैं आपको आसानी से अलग अलग टॉपिक वाइज कराऊंगा। कुछ कुछ प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे करवाते हुए चल रहा हूँ। देखिए यदि किसी आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इसका सूत्र होता है दोस्तों x प्लस वाई बराबर एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कमी कर दी गई है तो दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 बटे 100, यानी कि इसमें सीधा सा है दोस्तों यहाँ पे कमी कर दी गई है और बढ़ा दी गई है, तो दोस्तों 10 का 10% निकाल लीजिए कितना आएगा 1%, तो इसमें 1% की कमी होगी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 132 नंबर प्रश्न है, चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी लेकिन उसे अंकित मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात आसानी से कर सकते हैं भाई, एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, यानी कि 100 रुपए की कोई घड़ी थी जिसको 20% छूट पर यानी कि 80 रुपए में वो खरीदी, लेकिन उसे अंकित मूल्य पर बेचा, यानी कि 80 रुपए में खरीदी और उसको 100 रुपए में बेचा, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपए का, और खरीदी कितने की 80 में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो दोस्तों 25% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देख लीजिए, 20 और 50 के बीच से सभी अभाज्य संख्याओं का औसत का पता है वो अपने को लगाना है। दोस्तों 20 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, एक तो है दोस्तों यहाँ पे 23, एक है दोस्तों 29, एक है 31, एक है दोस्तों 37 और एक है 41, एक है दोस्तों 43। ठीक है, और एक है दोस्तों इसमें 47। ठीक है, तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इसमें 7 का भाग दे दीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 35.857। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न है, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके परिगत बेलन के वक्र पृष्ठ का अनुपात है वो क्या होगा। दोस्तों देखिए ये अपना क्या है, गोला है। ठीक है, और ये अपनी क्या है, त्रिज्या है आर, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो सूत्र क्या होता है उसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और गोले के परिगत बेलन की जो ऊंचाई होती है वो होती है दोस्तों 2r। ठीक है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर 2 पाई आर
इंटू 2r h बराबर 2r। ठीक है, तो यहाँ पर 4πr², यानी कि इसका दोस्तों अभिष्ट अनुपात है वो 1:1 होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 15 प्रश्न। देखिए, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+V। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MS वर्ड में गटर मार्जिन से तात्पर्य क्या है? गटर मार्जिन से तात्पर्य है वो क्या है? तो वह है मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाला मार्जिन है, वो होता है दोस्तों गटर मार्जिन। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 138 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों F2। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक्सेल में नंबरों के सेट में सबसे बड़ी वैल्यू की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है मैक्स। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैक्स, यानी कि अधिकतम मान की गणना के लिए। आगे देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है एन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे मदरबोर्ड है, वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऐसे डिवाइस जो CPU के बाहर से जोड़े जाते हैं, ठीक है, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, LCD मॉनिटर में C का पूर्ण रूप क्या है? C का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों, LCD की फुल फॉर्म क्या है? वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर C का क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य क्या है? DVD दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेटा रीड व राइट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 145 नंबर का प्रश्न है, USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? तो ये आती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है एवं रोम में रहता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है MS ऑफिस। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, MS ऑफिस। आगे देखिए, किस फाइल एक्सेस मेथड द्वारा डेटा को रैंडम एक्सेस किया जाता है? डेटा को रैंडम एक्सेस किया जाता है तो वो है डायरेक्ट एक्सेस। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की सीमा नहीं है? तो वो है दोस्तों, देखिए, क्रमठता। ये कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कंप्यूटर की सीमा दोस्तों ये नहीं है, कोई विशेषता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आज आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।